संबंधी बहुत सारे कार्य हम करते रहते थे। आवागमन भी कम था, इसलिए आसपास की वस्तुएं उपलब्ध रहती थी। यह भी एक पहलू है। शारीरिक करना, पैदल चलना, ये एक नित्य क्रम रहता ही था। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, तो जहां व्यक्ति की सुख सुविधाएं बढ़ी, वहीं असुविधाएं भी बढ़ गई। विज्ञान और तकनीकी यह डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार है। उदाहरण के लिए लाइट ही है। हमारे आज से 35-40 वर्ष पहले कैसी स्थिति थी हम जानते हैं। जो सीनियर सिटीजन है उनको ध्यान में होगा कि बहुत कम रोशनी रहती थी। हम कह तो सकते थे कि बिजली है, लेकिन पढ़ सकते हैं आवश्यक नहीं था, वोल्टेज कम रहता है। अभी तो 24 घंटे बिजली है, पर्याप्त रोशनी भी रहती है, तो लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ गए। हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया, वो तुरंत हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जल्दी जल्दी सूचनाएं मिलती हैं हमको। इंटरनेट आ गया तो हम खट से तुरंत खोज लेते कुछ भी चीजें, खाने पीने की चीजें भी खोज लेते हैं। और जो चिकित्सक है वो एक समस्या से परेशान होंगे कि आज का युवा वो सिम्टम के आधार पर गूगल पर खोज लेता है कि कौन सी दवा उसको चाहिए, और डॉक्टर को निर्देशित करता है कि मैंने मेरे रोगी में ये सिम्टम है, ये दवा इसमें लिखी हुई है, आप इसी को प्रेस्क्राइब करिए। वो भूल जाता है कि वो शोध किस कंडीशंस में हुआ है, क्या स्थिति है, पेशेंट की स्थिति क्या है, मौसम क्या है, सिम्टम मिलते भी है कि नहीं मिलते, बस उसको हाथ में गूगल आ गया, पर्याप्त हो गया। आज की स्थिति होगी। हम अपने देश में देखें, देश के बाहर देखें, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। हम कहते थे कि डायबिटीज का हब हो रहा है, टेंशन ही बढ़ रहा है, कैंसर के हॉस्पिटल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज आ रही है, लेकिन रोगियों की संख्या वो भी बढ़ रही है। मुझे ध्यान में आ गया, एक जानकारी मैं दे देता हूँ। हमने नाम सुना होगा वेनेजुएला का, नहीं, क्यूबा का। आज से 5-6 वर्ष पहले वहां के राष्ट्रपति जी ने घोषणा की, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल हैं, हम उतने ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। सभी को स्वस्थ रहना है तो इन्हीं से स्वस्थ रहना है। तो जनता को लगा कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, वो स्टेबल हैं, कम होते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो हमको ही कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो सामान्य जन ने स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना शुरू किया। एक 3-4 साल में उनको परिणाम आने लगे कि रोगियों की संख्या कम होने लगी बहुत तेजी से। अभी भी हमने कोरोना में भी देख लिया है कि कोरोना की कोई सटीक दवाई नहीं थी, केवल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट थे। इन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के कारण ही लोगों ने पालन किए। छोटी छोटी चीजें, हाथ धोना, मास्क लगाना, दूरी बनाना, ताजा गर्म भोजन करना, गर्म पानी पीना, यही सब चीजें हमने की। उनका प्रभाव भी देखा है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से कितना प्रभाव। ठीक उसी तरह से जलवायु भी अलग अलग है हमारे देश में, मौसम भी अलग अलग है, स्थानीय खनिज भी अलग अलग है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी अलग अलग है। और इन सबके कारण से जिस स्थान पर जैसी स्थिति है, वहां पर वैसी फूड हैबिट्स डेवलप है। हम अपने इसी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जाएंगे, खारा पानी मिलेगा। राजस्थान जाइए, मालवा प्रांत में जाइए, हरियाणा का मेवात इलाका खारा पानी है। खारे पानी की काट के लिए वो अधिक मसाला, अधिक मीठा भी प्रयोग करते हैं, तभी वो उसके आगे बढ़ पाते हैं। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बिहार में जाइए, पानी बहुत सॉफ्ट है, मसाले का बहुत कम प्रयोग करते हैं, बाकी फूड हैबिट्स वैसी डेवलप है। कोस्टल रीजन में नारियल मिलेगा, लेकिन सामान्य पानी खारा मिलेगा। तो इसलिए फूड हैबिट्स ये स्थान विशेष के आधार पर ही। उन्हीं में से और एक पहलू ध्यान करें, 1965-67 के बीच में जो यहाँ सीनियर सिटीजन बैठे उनको ध्यान होगा सबको। उस समय तक अपने देश में सहज रीति से, जिनको आज हम मिलेट बोलते हैं, उनका प्रयोग करते थे।
उत्तर भारत में ज्वार चलता था, जाड़े में बाजरा मिलता था, इधर क्षेत्र में मक्का मिलता था। आप ये गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र गुजरात में जाइए, ज्वार मिलेगा। रागी लगभग अलग अलग नामों से पूरे देश में मिलता है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में मिलेगा, छत्तीसगढ़ झारखंड में जाएंगे मड़ुआ के नाम से मिलेगा। वही समा का चावल उत्तर प्रदेश में बहुत मिलता है, उसी श्रेणी में आता है। तो ऐसे जो धान्य है, इनकी यही विशेषता है कि देखने में जरूर वो छोटे होंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी देखेंगे तो उनका जो कवर है वो बहुत हार्ड है, फाइब्रस नेचर का है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पर्याप्त इसमें से मिलते हैं। आज जो रोग हमको दिखलाई पड़ते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस दिखलाई पड़ता है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की भी कमी रहती है। तो ऐसी छोटी थायराइड, वह भी ध्यान में आता है। थोड़ी सी आयु बढ़ी तो कमजोरी आना शुरू कर देती है, शारीरिक परिश्रम कम हो रहा है, ये तो है ही। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमको सहज रीति में मिलते थे और कई बार हमको उनका महत्व ध्यान में नहीं आता। रागी कैल्शियम का रिच सोर्स अभी बताया, तो रागी का प्रयोग करते रहेंगे तो लंबे समय तक स्टेमिना बना रहेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अभी जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर है वो प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी आयु बढ़ी तो जिंक टैबलेट देते हैं स्ट्रेंथ के लिए, बाजरा खाएंगे तो जिंक आपको अपने मिलने वाला है। मैग्नीशियम और मैंगनीज, यह सेल्स की सेमी परमेबिलिटी को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, बनाए रखने के लिए। और हम जब ये मिलेट्स का प्रयोग करते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो मैंगनीज और मैग्नीशियम दोनों भी हमको सहज रीति में मिलता है। वैसे मैं अभी प्रकाश जी चर्चा कर रहा थोड़ी देर पहले, नियासिन विटामिन बी का पार्ट है, मूंगफली में बहुत अधिक मिलता है, शरीर की स्ट्रेंथ के लिए काम आता है। तो ऐसे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमको सहज रीति में इस मोटे धान्य से, मिलेट से मिलते थे, आज हम जब गेहूं और चावल का प्रयोग करते हैं तो चावल में भी हम पॉलिश्ड राइस ले रहे हैं, फाइबर्स कम होते चले जा रहे हैं। गेहूं में हम सबको मालूम है कि पहले जौ का प्रयोग था अपने उत्तर भारत में। 65 से लेकर 70 के बीच में अमेरिका की PL480 स्कीम थी, तो लाल गेहूं आता था। तो सीनियर सिटीजन ने देखा होगा बचपन में लाल रंग की रोटी खाई है। तो बाद में जब हरित क्रांति हुई तो गेहूं पैदा हुआ और इतना अधिक हुआ कि आज वो भारत एक्सपोर्ट करता है गेहूं का। लेकिन उसके साथ फाइबर्स कम होते चले गए। गुड़ का प्रयोग था, जो आयरन का भी सोर्स है, सल्फर का भी सोर्स है, मैग्नीज कैल्शियम का सोर्स ही है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ। और सल्फरलेस शुगर हमने प्रयोग करना शुरू किया तो वो सब कमी हो गई हमारे लिए। दुष्परिणाम, आज अगर मैं एक बड़े कवर में कहूं तो NCDs, जीवन शैली जनित रोग, केवल भारत नहीं पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन यह जो हाई फाइब्रस फूड है, इसकी विशेषता ये है, पेट को ठीक से साफ करना, फाइबर से। तो एक बार ठीक से पाचन तंत्र व्यवस्थित हो गया तो जो जानकार है उनको मालूम होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर देगा, मेंटल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी उसी कारण से। तो हाई फाइबर फूड मिलेट्स जो है, यह हमारे लिए लाभकारी, हमारे लिए हर एक के लिए लाभकारी। वैसे ही ग्लूटेन फ्री है, जो कब्ज होती है उसमें ग्लूटेन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने हमको लो कैलोरी वैल्यू है, आप ऐसा समझ लीजिए। आप भरपूर भरपेट खा सकते हैं, पचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एनर्जी उतनी मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, ग्लूटेन फ्री, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यही इसकी विशेषता है कि जो मिलेट्स को आज सभी को विवश कर रहा है कि स्वीकार करें, कर भी रहे हैं। लेकिन एक मिलेट्स में खराबी भी है, यह रुक्ष होता है, यह बहुत उनके लिए वो मिलेट्स नहीं है। लगातार लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ब्रेक देना चाहिए बीच में। मिलेट्स का भी जिस मौसम में और जहां पर पैदावार होती है वहीं देना चाहिए। बाजरा है, इधर ठंड के प्रदेश में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, इधर ही प्रयोग होता है। मक्का किधर मिलेगी? दानी इधर मिलेगी, रागी सब जगह मिलेगी। मड़ुआ थोड़ा कर्नाटक में मिलता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ ज्यादा मिलता है और जाड़े में ही मिलता है। तो जो मिलेट या जो धान ऋतु में और जहां पर है वहीं का प्रयोग करेंगे तो ही वह लाभकारी है। जो दुबले पतले लोग रहते हैं उनको भी मिलेट से बचना चाहिए। बहुत दुबले पतले हैं, उनकी भी समस्या है। तो इसलिए ऐसे कुछ पहलू ये मिलेट से करने के लिए एक अच्छी चीज ध्यान में है मुझे। यहाँ पर मैं अक्सर कहा करता हूं कि पुरानी चीजों को नए कलेवर में अगर हम देंगे तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो जो प्रदर्शनी छोटी सी लगाई है, बंधु है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है और वास्तव में जो भी व्यक्ति देखेगा उसको स्वीकार करेगा। तो वो एक स्तुत्य प्रयास है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक और पहलू है, हमने देखा होगा सामान्य रूप से कोलेस्ट्रॉल की बहुत चर्चा होती है। मिलेट्स का पाचन घी के साथ ही सरलता से, लेकिन कई बार हमारे कुछ चिकित्सक वो हर प्रकार के फैट को, ऑयल को, घी को, वो हर एक को वर्जित करते हैं। शायद या तो उनका अध्ययन वैसा होगा। और आज वही चिकित्सक दूसरे पक्ष में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल का कोई रोल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हाई गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो सामान्य व्यक्ति के जानकारी के लिए समझना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यह शरीर के लिए आवश्यक है, यह रहना ही चाहिए। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एलडीएल और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वीएलडीएल, इनकी मात्रा बहुत कम आवश्यक रहती है। चाहिए वो भी बहुत कम नहीं चाहिए। और इसलिए यह जो मिलेट है, इसके डाइजेशन के लिए आपको घी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक से पाचन होगा, नहीं तो वो रुक्षता बढ़ाता रहेगा। तो अच्छी चीज भी है, अगर हमने ठीक प्रकार से नहीं ली तो वह भी हानिकारक हो सकती है, यह भी हमको ध्यान में देना चाहिए। एक पहलू और हमारे ध्यान करने के लिए है, चर्चा बहुत हो सकती है, एक एक मिलेट के बारे में बहुत बताया जा सकता है, उतना समय भी नहीं है और अभी बताने का अवसर भी नहीं है। इसलिए मैंने एक छोटे छोटे पिक एंड चूज में कुछ जानकारी दी है। अभी अगर हम सोचें कि अगर हमारा रोल क्या है, ऑपरेटिव पार्ट क्या है, पहली चीज है इन विषयों के बारे में जानना। जो थोड़े जानते हैं थोड़ा अच्छा अध्ययन करें, समाज के हर वर्ग को उनकी जानकारी के अनुसार सेटिस्फाई कर सके। इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल क्लास के हिसाब से, सामान्य व्यक्ति के हिसाब से सामने हट जाइए, जानकारी देनी चाहिए, बगल हो जाइए। नए नए रेसिपी के प्रयोग भी करने चाहिए। पुराने समय में भी अच्छे प्रयोग होते थे, उनको भी नए प्रकार से रख सकते हैं, यह भी हम कर सकते हैं। और अच्छे रिसोर्स पर्सन तैयार करना, मैं इस समूह को कहूँगा, आयुर्वेद से जुड़े लोग हैं, कि इस विषय में जानकारी करके कैसे हम अधिकाधिक जागरूकता फैला सकते हैं, साहित्य तैयार कर सकते हैं। वहां पर एक अच्छी प्रदर्शनी लगी है, फ्लेक्सेस लगे हैं, तो कहीं भी रहेगी फ्लेक्स, एक बार बन गया हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वही एक फ्लेक्स है इंडिकेशन के लिए, तो वो है इसी काम में, कहीं भी लगाइए हमेशा लाभकारी है। तो ऐसा साहित्य निर्माण करना, एग्जीबिशन लगाना, यह भी आज के समय की आवश्यकता है।
जैसे भारत के सुझाव को, भारत की अभी की स्थिति को देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया है। कई बार अच्छे सुझाव को भी संयुक्त राष्ट्र संघ स्वीकार नहीं करता, लेकिन अभी की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अवसर भी है। योग में एक लीड ले ली है, पूरा विश्व योग का अभ्यास करता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वैसा ही एक अवसर है कि हम अपने देश के अंदर यह काम कर सकते हैं। और हमने देखा होगा अभी 1 जनवरी से जैसे ही शुरू हुआ, G20 की जितनी भी बैठकें हो रही हैं पूरे देश भर में और आगे तक होने वाली हैं, बराबर हर जगह मिलेट्स का प्रयोग, भारतीय संस्कृति का दर्शन और मसाले का प्रयोग, जो हम भारतीय मसाले प्रयोग करते हैं, यह पूरे विश्व में कैसे जा सकते हैं, इसके लिए बराबर भारत सरकार प्रयत्नशील है। आयुष मंत्रालय भी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए अवसर भी है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए भी। हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस अवसर का उपयोग करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने निश्चित रूप से हम लोगों को एक ऊर्जा का संचार किया है और ये मेरा कमिटमेंट है कि आरोग्य भारती का यह संदेश प्रयागराज ही नहीं, भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचाने के लिए हम दृढ़ संकल्प रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अवनीश पांडे को, जिनके प्रयास से आज इस एग्जीबिशन में सारे के सारे जो बैनर्स लगे हुए हैं, इन्होंने रात भर प्रयास करके ये सब चीज़ लगाई हैं। हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे और मैंने डॉक्टर श्री BD सिंह साहब से रिक्वेस्ट किया है कि किसानों के बीच में आरोग्य भारती का हमारा एक कार्यक्रम हम रखना चाहते हैं, प्रबोधन, कि जिसमें हमें मिलेट्स के बारे में जानकारी ये भी देना चाहते हैं विशेषज्ञों के द्वारा कि कैसे आप पैदावार बढ़ाएं और कैसे हम अपनी फसल को इकोनॉमिकली कैसे कैसे कंज्यूम कराने के लिए बाजार में लेकर के जाएं। ये सारी चीज़ों के लिए आरोग्य भारती विशेषज्ञों के माध्यम से आपके साथ जाना चाहती है, जिसको इन्होंने स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 100 किसानों की एक भारती के आपने स्वीकार कराने का संकल्प लिया है। मैं बहुत बधाई देता हूं श्री BD सिंह साहब को कि सारे किसान आरोग्य भारती के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास समय कम है,